हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई मैथ हब। तो आज हम क्लास 8 पावर प्ले का इंटरेस्ट क्वेश्चन जो अपना है पेज नंबर 42 में वो वाला क्वेश्चन 24 करेंगे। 24 क्वेश्चन है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, हमें साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हमें आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन दिया गया है, इफ वन स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल स्टार इन द यूनिवर्स। अच्छा, मतलब अगर एक स्टार एक सेकंड में काउंट किया जा सकता है, मतलब एवरी सेकंड में ईच सेकंड में एक स्टार काउंट होगा, तो हमें टोटल एंटायर यूनिवर्स में जितने स्टार है हमें कितना सेकंड लगेगा। पहले बात तो एंटायर यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने हैं ये तो हमें नहीं पता। ये हमें फैक्ट दिया गया है कि सॉल्यूशन में वी नो दैट एस्टिमेट मतलब ये अप्रोक्स नंबर जो होता है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स कितने होते हैं? 2 × 10⁻23 स्टार्स होते हैं। अच्छा, क्या कहा गया है? वन स्टार को काउंट करने के लिए टू काउंट वन स्टार कितने समय का वक्त लगता है? 1 सेकेंड इज नीडेड। अच्छा, जब एक स्टार को काउंट करने के लिए हमें 1 सेकेंड चाहिए होता है, तो टू काउंट 2 × 10⁻23 स्टार्स, इतने स्टार्स को काउंट करने के लिए हमें कितने सेकंड चाहिए होगा? 2 × 10⁻23 × 1 होल सेकेंड इज नीडेड। सो हमारा 2 × 10⁻23 सेकेंड्स होगा इसका आंसर। तो हमें 2 × 10⁻23 सेकेंड चाहिए उतने स्टार्स को काउंट करने के लिए। हाँ, तो हम अभी सेकेंड नंबर करेंगे। सेकेंड नंबर में इफ वन कुड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर एक ग्लास ऑफ वाटर को हम पीते हैं तो एक ग्लास ऑफ वाटर में लगभग 200 ml ऑफ वाटर होता है इन एवरी 10 सेकेंड, मतलब हर 10 सेकेंड में हमें ग्लास ऑफ वाटर को पी रहे हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। तो हम अगर अर्थ का एंटायर वाटर, अर्थ का हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। तो हम अगर अर्थ के जितने भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, अगर हम उन सब वाटर को पी लेंगे तो हमें कितना समय लगेगा वो एंटायर वाटर को पीने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला जानना होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर और टोटल एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ कितने हैं। अच्छा, तो पहली बात, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास, एक ग्लास का वॉल्यूम कितना है आपका? 200 ml, ठीक है। अच्छा, टाइम फॉर वन ग्लास, एक ग्लास को पीने के लिए हमें कितना वक्त लगता है? हमें 10 सेकेंड्स लगते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑन द ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, सो अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ कितने हैं? एस्टिमेट मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स है। 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, ये हम ड्रॉप्स काउंट कर रहे हैं। तो हम जब ड्रॉप्स काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे क्या? 1 ml इक्वल टू 16 ड्रॉप्स, मतलब 16 ड्रॉप्स 1 ml के बराबर है। इस तरह यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं? 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स है। ओके, तो हम यह लग सकते हैं 16 ड्रॉप्स क्या 1 ml होता है। तो आपको 1 ड्रॉप
कितने ml का समान होगा? 1/16 ml के समान होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 1 ड्रॉप कितना कितना हो रहा है यहाँ पर? 1/16 ml का हो रहा है। अगर 2 × 10⁻25 ड्रॉप्स लेते हैं तो हमारा होता है 1/16 × 2 × 10⁻25 ml, जिसके आंसर आपका लगभग आ जाते हैं 1.25 × 10⁻24 ml ऑफ वाटर है हमारे एंटायर अर्थ में। तो हमको पता चला कि एंटायर अर्थ में वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो अर्थ में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने हैं? 1.25 × 10⁻24 ml। ठीक है, इतने तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल गया। अच्छा, हमारा एक ग्लास में तो कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है? 200 ml ऑफ वाटर इक्वल टू एक ग्लास के बराबर होता है। ठीक है, अगर 1 ml ऑफ वाटर लिया जाए, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1/200 ग्लासेस होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम अगर यूनिटरी मेथड हम जब यूज़ करते हैं 1.25 10⁻24 ml ऑफ वाटर का, तो इसका आ रहा है 1/200 × 1.25 × 10⁻24 क्या ग्लासेस होगा। अगर ग्लासेस होगा तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास नंबर ऑफ ग्लासेस आ रहा है 6.25 × 10⁻21 ग्लासेस आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इतने ग्लासेस आ गए। पहली बात, एक ग्लास को कंप्लीट करने के लिए टू कंप्लीट 1 ग्लास हमें कितने वक्त लग रहा था? 10 सेकेंड लग रहा था। 10 सेकेंड्स नीडेड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर एक ग्लास को ख़त्म करने के लिए हमें 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो टू कंप्लीट 6.25 × 10⁻21 ग्लासेस को ख़त्म करने के लिए हमें कितना वक्त लगेगा? 6.25 × 10⁻21 × 10 होल सेकेंड्स। तो हमें 6.25 × 10⁻22 सेकेंड्स लगेंगे टोटल अमाउंट ऑफ अर्थ के वॉल्यूम ऑफ वाटर जितने हैं, अर्थ में जितने वॉल्यूम ऑफ वाटर हैं उन सबको पीने के लिए। ओके, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 24 बिट 1 और बिट 2 खत्म हुआ। ओके, अभी हम फिगर इट आउट जो आपका है पेज नंबर 44 और 45 में क्वेश्चन नंबर 25 आप रेफर कर सकते हैं बुक को, वह वाला क्वेश्चन करेंगे। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 4 to the power 32। मतलब हम इसका यूनिट डिजिट जो भी है, हम इसका ये जो हम डिवाइड करेंगे उसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो यूनिट डिजिट ही हमें बताना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय 4 to the power 32। एक बात, यहाँ पर ना तो बेस सेम है और ना ही पावर सेम है, तो यहाँ पर हम तो कोई भी एक्सपोनेंट का लॉ नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल लॉ में लाना होगा। तो यहाँ पर 2 to the power 224 जो है वही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये जो 4 to the power 32 है, हम इसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 लिख सकते, 4 को हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं। यस सर, नो? यस। और जो हमारा 32 था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, ठीक है। 2 to the power 224 डिवाइडेड बाय ये जो है a to the power m होल टू द पावर n, ये जो आप पढ़े ही होंगे कि a to the power m होल टू द पावर n का रिजल्ट आता है a to the power mn आता है। यस सर, नो? यस। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, मतलब
यहाँ पर जो m और n था मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका 32 इंटू 2 आपका 2 टू द पावर 64 आ रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ ना, अभी आपका बेस सेम हो गया, पावर अलग हो गया, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। आपने पढ़ा होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 224 माइनस 64 आएगा। तो फाइनली अपना आंसर आ रहा है 2 टू द पावर 160 विल बी योर व्हाट आंसर। लेकिन हमें ये जो 2 टू द पावर 160 को भी सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्ट निकाल कर उसका यूनिट डिजिट निकालना होगा। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 2 टू द पावर 1 का रिजल्ट कितना आता है, 2 आता है। 2 टू द पावर 2 का रिजल्ट कितना आता है, 4 आता है। 2 टू द पावर 3 का रिजल्ट कितना आता है, 8 आता है। 2 टू द पावर 4 का रिजल्ट कितना आता है, 16 आता है। 2 टू द पावर 5 का रिजल्ट कितना आता है, 32 आता है। 2 टू द पावर 6 का रिजल्ट कितना आता है, 64 आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट डिजिट, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे, ये जो 2 के पावर में जितने भी है यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट का मतलब कौन सा डिजिट, वंस प्लेस में जो डिजिट होता है उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कौन कौन सा होगा, पहले बात 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 8 होगा। यहाँ पर 16 में जो है ये वंस डिजिट है या टेंस है, तो वंस में कौन सा है, 6 है, 6 होगा। उसके बाद फिर से कंटिन्यू टू द 5 में 32, ये वंस ये टेंस, सो वंस में 2 है, 2 ऑलरेडी यहाँ पर है। यहाँ पर ये वंस है, ये टेंस है, और यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास है। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं ये जो 2, 4, 8, 6 होता है ये बार बार रिपीट होने लगता है। अगर क्योंकि ना आप यहाँ पर दिखेंगे 2 टू द पावर 1 में जो 2 था, 2 टू द पावर 2 में जो 4 था, और 2 टू द पावर 3 में जो 8 था, और 2 टू द पावर 4 में जो 16 था, जब हम 5 में आते हैं वो सेम 2 रिपीट हो रहा है, वो 4 रिपीट हो रहा है। इस तरह ये जो 4 डिजिट है ये रिपीट करने लगते हैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि ना अगर ये टोटल नंबर में कितने हैं, 4 पावर से। अच्छा, अगर हमारे पास ये 2 टू द पावर 160 जो है, अगर हम 160 को ये एक पावर है और ये वाला जो 4 पावर्स है, मतलब ये हम ऐसा क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम 160/4 कर लेंगे, क्योंकि ना 4 पावर हमेशा रिपीट हो रहा है और 160 आपका ये वाला पावर है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है कितना, 40 आ रहा है। अच्छा, ठीक है, अगर इसका रिजल्ट आपके पास 40 आ रहा है तो आप क्या समझ लेना कि जब भी इस तरह के वक्त आए कि आपका रिमाइंडर हमेशा, मतलब आपका यूनिट डिजिट अगर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जितने जो साइकिल चल रहा है, साइकिल का मतलब पहले 2 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 6 आया, मतलब यहाँ पर जब 0 आ रहा है ये हमेशा लास्ट एलिमेंट को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि व्हेन रिमाइंडर का मतलब क्या है, रिमाइंडर इज 0, मतलब इसका जो हमने रिजल्ट निकाला उसका मतलब हमारे पास हम 160 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, सो 4 4 जा 16, 0 0 आपका जब रिमाइंडर में आ रहा है तो द यूनिट डिजिट इज द last digit in the cycle। सो हाँ, अपना साइकिल में कौन थे, 2 थे, 4 थे, 8 थे और 6 थे। सो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 6 है। सो द यूनिट
digit in the value of 2 to the power 224 divided by 4 to the power 32 इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 6 इज योर व्हाट आंसर। ओके, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था जो आप देखे और इस यही तरह ये आपका सॉल्व हुआ। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। 26 में कहा गया है कि देयर आर 5 बॉटल्स इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में 5 बॉटल हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन। एवरी डे क्या हो रहा है ना, हर दिन एक नया कंटेनर मंगवाया जा रहा है। हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो 40 डेज में टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितने होंगे, यहाँ पर यह बताया। तो पहली बात, वन कंटेनर, एक कंटेनर कंटेन्स कितने बॉटल, 5 बॉटल्स। ये क्या, इनिशियल में पहले। ओके, अच्छा, हमें पता है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट। हर दिन एक नया कंटेनर भी आता है। तो एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट। ओके, अगर एक नया कंटेनर आ रहा है तो उसी कंटेनर में भी वही सेम 5 बॉटल्स होंगे, यस और नो। सो ईच कंटेनर हैज 5 बॉटल्स। तो ईच कंटेनर में क्या होंगे, 5 बॉटल्स होंगे। दिस मीन्स 5 न्यू बॉटल्स आर एडेड ईच डे। मतलब हर दिन 5 नया बॉटल्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में एक पहली बात, एक कंटेनर था, उसमें कितने बॉटल्स थे, 5 बॉटल्स थे। लेकिन रूल क्या है, हर दिन एक नया कंटेनर आएगा। पहले ये वाला पहला कंटेनर था, ओके, उसके बाद और एक कंटेनर जुड़ गया। ठीक है, तो पहली बात, इसमें तो 5 बोतल थे, फिर से और एक जो कंटेनर जुड़ा उसमें भी और एक 5 बोतल क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, हर दिन इस तरह 5 बोतल बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे दिन क्या हुआ ना, वो एक कंटेनर था, फिर से और एक कंटेनर को मंगवाया गया। अच्छा, कंटेनर और कंटेनर। अच्छा, तो पहली बात, इसमें कितने बोतल थे, 5 बोतल थे। अच्छा, इसमें में भी 5 बोतल थे, यस और नो, यस। अच्छा, तीसरे में भी अभी क्या हुआ ना, 5 बोतल फिर से जुड़ गए। तो इस तरह 5 बोतल हर दिन जुड़ते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ईच कंटेनर हैज 5 बॉटल। हर दिन न्यू कंटेनर में 5 बॉटल को फिर से क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ये जो कंटिन्यू कितने दिन तक चला, 40 डेज तक चला। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आफ्टर 40 डेज। अच्छा, ठीक है, तो 40 डेज में आपके पास कितना कंटेनर होंगे, 40 कंटेनर हो गए, यस और नो। ठीक है, अच्छा, एक कंटेनर में कितने बॉटल होंगे, 5 बॉटल होंगे। तो 40 कंटेनर में कितने बॉटल होंगे, 40 इंटू 5 बॉटल होंगे, वो बात भी ठीक है। अच्छा, अभी जो कंटेनर प्रीवियस में था, मतलब 40 कंटेनर में तो आपने एक कंटेनर में 5 बोतल आ गए, इस तरह आपके 40 कंटेनर में 40 इंटू 5 नंबर ऑफ बॉटल्स हो गए। लेकिन इनिशियल में, मतलब जो नए जो कंटेनर, मतलब जो पिछले कंटेनर्स थे, इनिशियल कंटेनर्स जो थे, हम जो कह रहे हैं 5 जो इनिशियल बॉटल्स जो थे हमारे,
सो 5 इनिशियल बॉटल्स जो थे, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर यहाँ पर ये जो एक कंटेनर था, ये एक कंटेनर चलते चलते कितना तक 40 डेज तक चला गया। लेकिन वहाँ पर जब क्या हुआ ना, एक कंटेनर फिर से आ गया, आपका नया कंटेनर जब जुड़ गया, तो आपका प्रीवियस जो इनिशियल का जो 5 बोतल था, वो उसको हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिए। सिंपल बात। तो ये जो एक कंटेनर था, ये तो 40 डेज के लिए बढ़ता ही गया, लेकिन जो इनिशियल का बोतल था उसे हम भूल गए, इसलिए वहाँ पर हम +5 भी लगा दिए। तो +5 फॉर द इनिशियल बॉटल्स और 40 × 5 मतलब जो ईच कंटेनर में 5 बॉटल है। तो टोटल हमारे पास 40 × 5 मतलब 200 बॉटल, उसके बाद जो 5 हमारे इनिशियल में थे वो वाला बॉटल, तो टोटल में आपका आ गया 205 बॉटल्स हो गए। तो हम क्या जान पाए, एट द एंड ऑफ 40 days we have 205 बॉटल्स। क्लियर हुआ आपको? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 26 खत्म। तो हम 27 करेंगे अब हम। तो 27 में दिया गया है कि ना, हमें वो जो नंबर दिया गया है यहाँ पर, उसके हम पावर्स में लिखेंगे, मतलब a⁴m⁴n में लिखेंगे, लेकिन 2 to 3 वेज में, अलग अलग वेज में लिखेंगे। पहली बात, 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 64 होल क्यों दिया गया है। अच्छा, 64 हमारा 2 में हो जाता है। 2 कितना का आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, उसके बाद 32 भी 2 से आ जाएगा 16, उसके बाद 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, सो 3 4 5 6। सो यहाँ पर आ सकता है 2 to the power 6। अगर हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है अपना 64 आता है, और जो 3 था हमारा वो वैसे ही रहेगा। यह हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे, अच्छा 64 का हम 4 में भी लिख सकते हैं। अगर हम 4 में लिखते हैं तो 4 हमारा आता है 3 बार, 4 का क्यू आपका 64 आ जाता है, होल टू द पावर 3 जो होता है वैसे ही रहेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद और फॉर्म में रह सकता है क्या, उसके बाद रह सकता है अपना 8 के फॉर्म में रह सकता है, क्योंकि ना 8 का स्क्वायर होल क्यूब, 8 का स्क्वायर अपना 64 रहता है, और जो 3 था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, अच्छा अब हम 2 to the power 6 into 3 लिखेंगे, और 4 to the power 3 into 3 भी लिख सकते हैं, और 8 to the power 2 into 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह हम 3 डिफरेंट वेज में हम ये 64 क्यूब को लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। उसी तरह अब हम 192 जो दिया गया है, इसे भी हम 3 वेज में लिख सकते हैं। अच्छा, 192 को हम जब करते हैं तो आपका आता है 192 डिवाइडेड बाय 2 में। सो पहले बार जब 192 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 2 9 18, 2 6 12, 96 भी 2 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8, उसके बाद आपका आएगा 16 48, 48 भी फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 24, 24 भी 2 से, 12, 12 भी 2 से, 6, 6 भी 2 से, 3, अच्छा 3 1 से जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला वे होगा आपका 2 to the power 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 3 to the power 1, ये आपका पहला मेथड हो गया। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होगा, अच्छा 192 को हम अगर 4 में डालेंगे। अच्छा, 192 हमारे 4 में कितना होगा, 4 में, अच्छा 192 को 192 डिवाइडेड बाय 4 में हम जब करते हैं तो आपका आएगा, आप ही ऐसे ही करना, 48, 48 को फर्दर 4 में जाएगा, 12 फर्दर 4 में जाएगा, 3 और 3 में लास्ट में गया। सो
4 क्यूब इंटू 3 आ जाएगा, 3 to the power 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 192 फर्दर किस में जाएगा, 8 में जाएगा। 192 डिवाइडेड बाय 8 में, 8 2 जा 16 हो जाएगा। अच्छा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 के बाद आपके पास कितना बचा, आपके पास कितना 24 आ जाएगा। सो 8 फर्दर 24 8 से जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 1। सो 8 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1। ये तीनों वेज डिफरेंट वेज में हम 192 को हम लिख सकते हैं, होल टू द पावर 8, होल टू द पावर 8, होल टू द पावर 8। क्योंकि ना यहाँ पर अपने पावर में है कितना, 8 है। ये हमारा 192 का था और 8 जैसा था वैसे ही रह गया। ओके, इस तरह आपका 192 भी तीन वेज में हम लिख चुके हैं। ओके, अब हम 32 to the power-5 जो है उसको करेंगे। सो पहला वे होगा 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ना 2 को हम जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आपका रिजल्ट 32 आता है। होल टू द पावर -5 आपका आ जाएगा। इनडायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power, तो क्या होगा 5 इंटू -5, इसका मतलब 2 to the power -25 भी हो सकता है। ओके, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा आपका, सो सेकेंड वे में किस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, पहले तो 2 में गया, उसके बाद 4 में। 4 में कैसा होगा आपको, 32 को हम अगर 4 में करेंगे 8 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 2 का वैसे ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 4 to the power 2 इंटू 2 to the power 1 होल टू द पावर -5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहेंगे तो 8 में भी कर सकते हैं। 32 को 8 में, 8 4 जो 32 और उसके बाद 4 1 जा 4, मतलब 8 to the power 1 इंटू 4 to the power 1 होल टू द पावर -5 आ जाएगा। सो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। सो 30 to the power -5 को हम ये 3 डिफरेंट वेज में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 27 खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को करेंगे। 28 में दिया गया है कि एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू और समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अच्छा, हम ईच स्टेटमेंट, जितने भी 5 स्टेटमेंट हमारे यहाँ दिए गए हैं उस सबको देखेंगे और उसमें से निकालेंगे कौन सा वाला ऑलवेज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहता है, और ओनली समटाइम्स ट्रू मतलब कभी कभार ट्रू रहता है और अदरवाइज फॉल्स हो जाता है, और नेवर ट्रू, नेवर ट्रू मतलब हमेशा वो स्टेटमेंट फॉल्स ही रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्या क्यूब नंबर्स हमेशा स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं? सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, क्यूब नंबर्स के बारे में आप क्या सोचते हो? हम अगर किसी नंबर के क्यूब लेते हैं तो उसे क्यूब नंबर कहा जाता है। जैसे कि अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब आंसर आ गया, कितना आ गया आपका, 8 आ गया। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्या क्यूब नंबर्स हमारा स्क्वायर नंबर हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर 8 जो दिया गया है ये आपका 2 to the power 3 में हुआ। अगर हम 2 to the power 2 कर लेंगे तो आपका 4 आ रहा है। सो 4 हमारा क्या है, स्क्वायर नंबर है, लेकिन 8 हमारा क्यूब नंबर है। क्या ये जो 8 जो हमारा क्यूब नंबर था स्क्वायर नंबर हो पाया या नहीं? नो, नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट is only sometimes true। अच्छा, आप बोलेंगे कि आप यहाँ पर समटाइम्स क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर तो नेवर ट्रू होना चाहिए। नहीं, केस आते हैं अगर हम 64 लेते हैं, क्योंकि ना 64 को हम यहाँ पर क्यूब नंबर हो सकता है, क्योंकि ना 4 को हम जब क्यूब करते हैं तो आंसर आपका कितना आता है, 64 आता है। वैसे ही सेम तरह अगर हम 8 को स्क्वायर करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है,
64 आता है। तो इसलिए हमने यह वाला लिखा, स्टेटमेंट लिखा, दिस स्टेटमेंट इज ओनली समटाइम्स ट्रू। मतलब इस स्टेटमेंट के लिए ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट हमने दिया इसके लिए ये स्टेटमेंट पूरा सही है। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ओनली समटाइम्स ट्रू। ये कभी कभार ट्रू हो जाता है, लेकिन हर केस में ट्रू नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। फोर्थ पावर का मतलब आप क्या समझते हैं? फोर्थ पावर का मतलब हमेशा याद रखना, जो हमारा फोर्थ पावर होता है उसका मतलब किसी भी नंबर के पावर में 4 रहना को हम फोर्थ पावर कहते हैं। आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, क्या ये स्क्वायर नंबर्स है? तो यहाँ पर अगर हम x टू द पावर 4 को दिख रहे हैं, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2, क्योंकि ना फाइनली a टू द पावर m होल टू द पावर n का रिजल्ट अपना आता है कितना? a टू द पावर m इंटू n, मतलब x टू द पावर 2 इंटू 2, और आपका आता है x टू द पावर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर के ना आप, तो ये वाला क्या हो गया आपका? एक स्क्वायर नंबर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। अच्छा ठीक है, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या यहाँ पर दिया गया है कि द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का जब पावर उसका 5 हो रहा है, इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पर दिया गया है क्या ना, अगर हम किसी भी नंबर को लेते हैं, मतलब हम अगर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स लेते हैं, उसका जो एक्स टू द पावर 5 मतलब जो फिफ्थ पावर होता है, और उसका जो ये अपना क्या हुआ, फिफ्थ पावर हो गया। ओके ठीक है, और इस डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, और एक्स क्यू हमारा क्या हुआ, अपना जो हुआ अपना क्यूब हुआ उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि हमारा जो फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर है इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो हमारा जो फिफ्थ पावर है वो हमारा थर्ड जो क्यूब पावर है उससे डिविजिबल हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हम x टू द पावर 5 को लिख सकते हैं x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3। यस और नो? क्यों आप बोल रहे हैं कि कैसा आप लिख लिए? अच्छा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर x टू द पावर 2 प्लस 3 हम जब कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कितना आता है? x टू द पावर 5 आता है। अगर x टू द पावर 5 आता है तो इसका दो टर्म्स बनते हैं, एक है x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर क्या 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यस, x टू द पावर 5 इज डिविजिबल बाय कितना? x टू द पावर 3। अच्छा, तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं क्या ना, x टू द पावर 5 इज डिविजिबल बाय x टू द पावर 3 फॉर एनी इंटीजर। सो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ गया कि दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, तो इस तरह आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर हम चाहेंगे कि इसका रिजल्ट निकालने के लिए, मतलब x टू द पावर 5 इज डिविजिबल बाय 2, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर x टू द पावर 5 जो है, अगर हम x स्क्वायर को इसके नीचे लाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट x टू द पावर 3 ही आता है। खुद ब खुद आपका रिजल्ट x टू द पावर 3 में आ जाता है, जिसका मतलब कि जो फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर को हम उसके क्यूब से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलेंगे। अच्छा,
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज ए क्यूब नंबर। मतलब यहाँ पर अगर हम दो क्यूब नंबर को उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमेशा क्यूब नंबर ही निकलता है। लेट टू क्यूब नंबर्स बी, कौन सा होगा? ए क्यूब एक होगा एंड बी क्यूब एक होगा। लेट लिए हम। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ए क्यूब और बी क्यूब को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? इसका प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का होल क्यूब आता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को a इंटू बी होल टू द पावर, हाँ यहाँ पर जो बेस हमारा है यह हमारा अलग है, तो अगर बेस हमारा अलग है तो पावर क्या हो जाएगा? एक साथ ही हो जाएगा। ये लॉजिकल पॉइंट भी है और ये एक अपना एक्सपोनेंट का एक रूल भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस प्रोडक्ट कैन बी expressed as cube of another number a into b, so it is cube number। तो ये क्या होगा? हमेशा क्यूब नंबर होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। मतलब जो हम से एक वाला ए क्यू और बी क्यू लेते हैं तो उसका पूरा आंसर हमारा क्यूब में ही आ जाता है। ओके, अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर वी करेंगे। क्यू टू द पावर 46 इज बोथ ए फोर्थ पावर एंड ए सिक्स्थ पावर। अच्छा, क्या हमारा क्यू टू द पावर 46 क्या बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर है? अच्छा, सॉल्व करते हैं। फॉर क्यू टू द पावर 46 टू बी फोर्थ पावर, अगर वह फोर्थ पावर होना चाहता है तो 46 जो हमारा पावर में है वो हमेशा क्या होगा ना, मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो क्यू टू द पावर 46 है, ये 46 अगर वो फोर्थ, वो बोल रहा है कि मैं फोर्थ पावर का ही हूँ, इस बोथ ए फोर्थ पावर, अगर वह फोर्थ पावर का है इसका मतलब उसे 4 में क्या करना होगा? डिविजिबल होना होगा। हम देखते हैं क्या 46 डिविजिबल बाय 4 है? यहाँ पर आंसर आ रहा है 11.5। नो, इट्स नॉट डिविजिबल। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर 46 इज नॉट फोर्थ पावर। ओके, सिमिलरली यह बता रहा है कि मैं जो क्यू टू द पावर 46 है ये एक सिक्स्थ पावर है। तो फॉर सिमिलरली यहाँ पर वही सेम लिखेंगे, फॉर क्यू टू द पावर 46 टू बी सिक्स्थ पावर, अगर वो सिक्स्थ पावर खुद को बोल रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए? 46 मस्ट बी डिविजिबल बाय 6, वो 6 में डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जब 46 को 6 में डिवाइड करते हैं उसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली आता है 7.67 आता है, नॉट डिविजिबल। नो, यहाँ पर ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए 46 इज नॉट सिक्स्थ पावर, ये यहाँ पर सिक्स्थ पावर भी नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज नेवर ट्रू। ना ही वो फोर्थ पावर को सेटिस्फाई कर पाया और ना ही वो सिक्स्थ पावर को सेटिस्फाई कर पाया, इसलिए ये स्टेटमेंट हमेशा गलत ही रहेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज
नेवर ट्रू। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर खत्म हुआ। ओके ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। 29 में सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हम ये जो दिया गया जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे सिंप्लीफाई पहले करेंगे, उसके बाद उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻5 है। तो यहाँ पर आपका बेस क्या है, 10 है, और यहाँ पर भी 10 है, मतलब बेस आपका सेम है लेकिन पावर यहाँ पर अलग है। इसलिए आप अभी हम क्या करेंगे ना, एक प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, 10⁻⁻2 जैसा था वैसा रहेगा। ये जो -5 है यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, और -5 हमारा ब्रैकेट में रहेगा। ओके, तो फाइनली आपका 10⁻2 -5 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया कितना, 10⁻7 विल बी योर व्हाट आंसर। अच्छा, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड को देखते हैं। 5⁻7 डिवाइडेड बाय 5⁻4 है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे 8⁻m डिवाइडेड बाय 8⁻m(n) इक्वल टू 8⁻m-n। तो यहाँ पर सिमिलरली 5⁻7 - 4 हो जाएगा। तो 5 आंसर आपका आएगा 3 आ जाएगा। सो 5⁻3। सिमिलरली यहाँ पर 9⁻7 डिवाइडेड बाय 9⁻4 है। तो हम यहीं भी 8⁻m डिवाइडेड बाय 8⁻n इक्वल टू 8⁻m-n आपका आएगा। तो 9⁻7 डिवाइड का मतलब है माइनस मार्क लेंगे, और जो 4 था वो हो जाएगा। सो 9⁻11 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13⁻2 होल टू द पावर -3। हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, a⁻m होल टू द पावर n इक्वल टू a⁻m इंटू n। ये वाला प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला क्या होगा ना, 13⁻2 इंटू -3 हो जाएगा। तो 13 कितना आएगा आपके यहाँ पर 6, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा। सो सिर्फ यहाँ पर 13⁻6 हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है m⁵, n⁻12, mn होल टू द पावर 9 है। तो पहली बात तो ये m⁵ जैसा था वैसे रहेगा, n⁻12 जैसा था वैसे रहेगा, लेकिन mn होल टू द पावर 9 का मतलब आप क्या समझते हैं ना, ये जो 9 है ये m का भी है, और ये जो 9 है वो n का भी है। तो हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं m⁻9 और n⁻9 लिख सकते हैं। ये सर नो, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद m का यहाँ पर हमें तीनों फैक्टोरियल मिल गया, मतलब m का यहाँ पर एक 5 है और एक 9 है। ओके, तो हम यहाँ पर m⁵ m⁻9 लिखेंगे, मतलब हम रीअरेंज कर रहे हैं। उसके बाद n⁻12 n⁻9 को लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका बेस सेम है, तो m⁵5+9 और n⁻12 +9 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, m⁻14 n⁻21। इसी तरह आपका ये जो क्वेश्चन था 5 का वो सॉल्व हुआ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि ना, इफ 12⁻2 इक्वल टू 144, अगर 12⁻2 का रिजल्ट आपका 144 आता है, व्हाट इज 1.2 का होल स्क्वायर, 0.12 का होल स्क्वायर, 0.012 का होल स्क्वायर और 120 का होल स्क्वायर। इसका हम सॉल्व करेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन है 1.2 का होल स्क्वायर का रिजल्ट कितना आएगा। अच्छा, 1.2 मतलब आप क्या समझते हैं। पहली बात, अगर हम डेसिमल को अब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, सो ये कितना हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, यस और नो। तो हम 1.2 को इनडायरेक्टली 12/10 लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे स्क्वायर था वैसे स्क्वायर आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 12/10 हम जब लिख रहे हैं होल स्क्वायर देकर, 12 को भी हम होल स्क्वायर दे सकते हैं और 10 को भी हम होल स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है। अच्छा, 12 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 144 आता है, और 10 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है,
100 आता है। और हम अगर इसे फिर से डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 1.44 हो जाएगा। तो इसी तरह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन 0.12 का होल स्क्वायर। अच्छा, 0.12 का होल स्क्वायर हम जब लिख रहे हैं उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में 12/100 होगा। ये सुनो, यहाँ पर 12 बाई पॉइंट का मतलब यहाँ पर पॉइंट के वन दिए और पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उसका 0 हो जाएगा, 12/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी सिमिलरली 12 का होल स्क्वायर और 100 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये वाला हुआ तो यहाँ पर वो 12 का होल स्क्वायर कितना 144 और 100 का 1 1 2 3 4 40। ठीक है, ये आपका 144 है, कितना है 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर 40 है। तो हम क्या करेंगे ना 0.0144 हो जाएगा। मतलब आपके 144 जो था वो 30 के लिए सेटिस्फाई हो गया और 0 जो बच गया उसके लिए हम यहाँ पर अपना 0 ऐड कर लिए और फाइनली 0.0144 आपका क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। ओके, तीसरा वाला आपका दिया गया है 0.012 का होल स्क्वायर। अच्छा, जब हम 0.012 का होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पर भी सिमिलरली 12 बाय पॉइंट के लिए 1, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना नंबर है 3 नंबर 1 2 3। ओके, उसके बाद होल स्क्वायर। अच्छा, 12 का होल स्क्वायर बाय 1000 का होल स्क्वायर। अच्छा, 12 का होल स्क्वायर मतलब पता है आपका कितना होगा 144 होगा। अच्छा, 1000 का स्क्वायर हम कितना करेंगे तो कितना होगा 10⁶, मतलब 10 में उसके बाद 1 में कितने जीरो 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जब 6 जीरो आएंगे लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना नंबर है 3 नंबर है, 144 कितना 3 नंबर है। सो यहाँ पर जो 3 जीरोस था वो 144 को सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन और 3 जीरोस क्या हुआ बच गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना 0.30 लगाएंगे, क्योंकि ना हमें 3 जीरो का शॉर्टेज हो रहा है ना यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो का हो गया। उसके बाद ये जो 3 जीरो के लिए 144 है तो 144 आ जाएगा आपका। ओके, 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.000144 आ जाएगा आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद उसी तरह हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में 120 स्क्वायर दिया गया है, मतलब यहाँ पर 120 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 120 का होल स्क्वायर का मतलब आप क्या समझते हैं, 120 को हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं 12 × 10 लिख सकते हैं, ये सर नो हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जो स्क्वायर था वैसे ही रह जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए है, मतलब 12 के लिए भी ये स्क्वायर है 10 के लिए भी ये स्क्वायर है। तो 12 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और 10 का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली 12 का होल स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 144 और 10 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 100 हुआ। तो फाइनली आपका रिजल्ट कितना आ गया 14400 विल बी योर व्हाट रिजल्ट। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी खत्म हुआ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। 31 में सर्कल द नंबर दैट आर द सेम, मतलब यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे पहले में 2⁴ इंटू 3⁶, दूसरे में 6⁴ इंटू 3⁴, तीसरे में 6⁻10, चौथे में 18⁻2 इंटू 6⁻2, फिफ्थ में 6⁻24 दिया गया है। हमें सर्कल उसी को ही करना है जो हमारा रिजल्ट सेम आता होगा। तो पहले का हम देखते हैं 2⁴ इंटू 3⁶, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिंप्लीफाइड मतलब इसे कुछ भी और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे को हम देखते हैं 6⁴ इंटू 3⁻2। अच्छा, यह वाला जो 6⁴ है और 3⁻2 है, हम इस 6 को इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं होल⁴, यस और नो, क्योंकि ना 6 के लिए हम 2 इंटू 3 लिख चुके हैं, होल⁴ जैसा था वैसे का वैसा ही रह गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर जैसा था वैसा ही रह गया। ओके,
सो ये जो 4 है, जो पावर वाला 4 है, ये 4 2 का भी है, ये वाला 4 3 का भी है। तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 पर 3 की पावर कितना 2 है आपका। अच्छा, यहाँ पर दिख रहे हैं क्या ना, 2 टू द पावर 4 जैसा था वैसे लिख लेंगे। यहाँ पर बेस सेम है अपना, 3 और 3 यहाँ पर बेस सेम है, तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो आपको पता होगा शायद, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, मतलब 3 टू द पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 प्लस 2 का कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो पहले वाला जो नंबर था और दूसरा वाला का जो सोल्यूशन निकला सेम निकला, ये सर नो ठीक है। तीसरा का हम चेक करेंगे, तीसरा में है कितना 6 टू द पावर 10। अच्छा, 6 टू द पावर 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ओके। तो 6 टू द पावर 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, होल टू द पावर 10 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 10 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये वाला और ये वाला सेम है? नो, सेम नहीं है। चौथे देखते हैं, चौथा क्या है आपका 18 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 2 है, ठीक है। अच्छा, 18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, यस और नो। क्योंकि ना आपका पता होगा 18 इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू 9 होता है, और 9 को हम इनडायरेक्टली 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस और नो, यस लिख सकते हैं। अच्छा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस और नो, यस लिख सकते हैं। उसके बाद जो पावर है वैसे पावर आपका रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो दिया गया है क्या ना, जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का मतलब क्या है, ये इस तीनों का स्क्वायर है और ये इस दोनों का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं इंडिविजुअली 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू यहाँ पर भी सिमिलरली 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अच्छा, यहाँ पर आपका ओके, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जो है हम इसे रीअरेंज करेंगे अभी, मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, और 3 को भी हम रीअरेंज करेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। तो यहाँ पर हम जब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 2 टू द पावर, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आएगा कितना 2 प्लस 2 का, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन इंटू 3 टू द पावर, सिमिलरली यहाँ पर ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर क्या पी, so a to the power m plus n plus p, ओके। तो 3 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा आपका। सो फाइनली आपका रिजल्ट आया कितना 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, ओके। तो हम दिख रहे हैं यहाँ पर जो यहाँ वाला, यहाँ पर जो था 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, यहाँ पर जो था 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, और यहाँ पर जो था 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, ये सिमिलर है। अगर हम फिफ्थ को आते हैं 6 टू द पावर 24, तो आप 6 टू द पावर 24 को इस तरह लिख सकते हैं क्या ना, हाँ, फिफ्थ वाला जो था आपका 6 टू द पावर 24, सो उसका हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 2 होल टू द पावर 24 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये वाला लिख चुके हैं तो मतलब 3 टू द पावर 24 इंटू 2 टू द पावर 24, ये भी किसी के साथ सेम नहीं हो रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से सेम हुए, आपका पहला आया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, दूसरा वाला आपका आया 6 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, और तीसरा वाला आपका आया 18 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। ये तीनों वाला क्या हुआ ना, आपका सेम रिजल्ट शो कर रहे हैं, मतलब सब में यही सेम रिजल्ट ही आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या ना, ये सब सेम है, मतलब दिस ऑल shows the same result,
ये सब हमें सेम रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आता होगा इसका? सो अगर जब हम 2^4 इंटू 3^6 करते हैं, आपका फाइनल आंसर आता है 11664। तो हर ये इस तीनों का रिजल्ट आपका कितना आएगा? तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका रिजल्ट आएगा 11664, और 18 स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, इसका रिजल्ट आपका कितना आता है? इतना ही आता है। इसलिए ये तीनों हमारा क्या हुआ? सेम हुआ। तो इसके कारण आपका ये वाला नंबर जो सर्कल करने के लिए बोला है ना, सो 2^4 इंटू 3^6 एक हुआ। उसके बाद आपका कौन सा हुआ? 6^4 इंटू 3^2 हुआ। और तीसरा वाला हुआ आपका 18^2 इंटू 6^2 आपका रिजल्ट हुआ। सो ये तीनों का रिजल्ट हमेशा आपका सेम ही रहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 में जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हमारे पास टोटल 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। पहले वाले में 4q और 3^4 में कौन सा ग्रेटर है, हमें उसका रिजल्ट निकालना होगा। यहाँ पर 4^3 ग्रेटर है या यहाँ पर 3^4 ग्रेटर है। सो पहले वाला 4^3 हम जब करेंगे, मतलब 4 कितना आता है? 64। 3^4 जब करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? 3 रिजल्ट कितना आता है? 81 आता है। इसका मतलब आपका यहाँ पर 81 64 से बड़ा है। मतलब यहाँ पर आपका कितना हो गया? 3^4 इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू 4^3 आ गया। ओके, सिमिलरली हम जो दूसरा नंबर करेंगे 2^8 है। अगर 2 को 8 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हाँ, यहाँ पर जब 2^8 करते हैं और आपका 8^2 हम जब करते हैं तो आपका यहाँ पर रिजल्ट कितना आता है? पहली बात तो ये, जब हम 8^2 करते हैं, हम इसे इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2^3 होल टू द पावर 2, ये आपका 2^8 है। ओके, अच्छा, यहाँ पर 2^3 होल टू द पावर 2 है। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताइए, हम यहाँ पर 8 को इनडायरेक्टली 2^3 लिख रहे हैं, क्योंकि ना अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो हम 8 पाएंगे। तो इसका क्या होगा? 2^6 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 2^8 में और 2^6 में कौन सा यहाँ पर बड़ा है? डेफिनेटली आपका यहाँ पर बड़ा होगा, 2^8 यहाँ पर लार्जर होगा एज कम्पेयर टू 2^6। याद रखना, जब आपका बेस सेम हो जाए तभी आप पावर को कंपेयर करना। जो भी पावर आपका ग्रेटर होगा वो वाला आपका बड़ा ही होगा। लेकिन इस स्टेज में जो पहले वाले में क्वेश्चन किए, यहाँ पर ना ही हमारा बेस सेम था और ना ही हमारा पावर सेम था, इसलिए हमें मतलब मैनुअली करके यहाँ पर हमें ग्रेटर और स्मॉलर हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी आपका बेस सेम हो रहा है तभी हमें पावर को दिखना चाहिए। जो भी पावर आपका लार्जर होगा वह वाला हमारा क्या होगा? ग्रेटर होगा। सो अब हम तीसरे वाले को जाते हैं। तीसरा वाला 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर दिया गया है। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 100 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अच्छा, तो 1 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये जो है अपना 2^100, 2^100 को हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं 2^10 होल टू द पावर 10। यस सर नो? हाँ, क्योंकि ना a⁴m होल टू द पावर n इक्वल टू a⁴m इंटू n। मतलब हम जब इसे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूला के अंदर, आपका कितना है? 2^100 में ही रिटर्न हो रहा है। यस सर नो? ठीक है। अच्छा, 2 का हम जब 10 टाइम्स क्या करते हैं, 2 का पावर जो 10 होता है, या फिर हम जब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, आपका रिजल्ट लगभग आता है 1024 आता है। और 1024 का पावर कितना होता है? यहाँ पर 10 होता है। ठीक है, अगर हम 1024 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, अगर ये 1024 है, इसे हम 10 बार वही 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉमन सेंस के साथ, तो ये 10,000 से भी ज़्यादा आएगा। यस और नो? बिल्कुल ज़्यादा आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहली बात तो ये कि 1024 जो है इस
ग्रेटर देन 100 का स्क्वायर से तो ग्रेटर ही है। उसके साथ साथ जब इसका पावर 10 में इंक्रीज हो जाता है, रेजिंग इट टू पावर ऑफ 10 will result in क्या लार्जर नंबर देन 10,000। तो आपका हेंस पार्ट क्या होगा, 100 का स्क्वायर और जो हमारा है 2 टू द पावर 100, जनरली 2 टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 100 का स्क्वायर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हुआ। ओके, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। 33 में क्या दिया गया है, ए डायरी प्लान टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। मतलब एक डायरी है, उसका प्लान यह है कि वह 1 ईयर में वो कितना पैकेट्स ऑफ मिल्क निकालेगा, 8.5 बिलियन का मिल्क निकालेगा। दे वांट ए यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट। उसे क्या है ना, सब पैकेट के लिए, ईच पैकेट के लिए एक आईडी कोड चाहिए है। इफ दे चूज टू यूज 0 to 9, अगर वो 0 से 9 तक डिजिट यूज करते हैं, सो हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। तो कोड कितने डिजिट का कंसिस्ट होना चाहिए, ये अपना क्वेश्चन है। सो ओवरऑली क्या कहा गया है ना, एक डायरी प्लान है, एक डायरी है, उसका यह प्लान है कि वो हर ईयर मतलब 1 ईयर में वो कितना मिल्क प्रोडक्ट मतलब अपना प्रोड्यूस करेगा, 8.5 बिलियन। अगर 8.5 बिलियन का वो पैकेट्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे ईच मिल्क के पैकेट के लिए एक यूनिक आईडी कोड होना चाहिए, या फिर उसे चाहिए क्या, एक यूनिक आईडी कोड चाहिए। और उसके पास डिजिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 9 तक डिजिट है। अगर उसके पास 0 से 9 तक डिजिट है, तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। तो उसका कोड कितना कंसिस्ट, मतलब उसका कोड जो है वो कितना नंबर का होना चाहिए, मतलब कितना डिजिट का होना चाहिए, जिससे कि वह हर एक ईयर 8.5 बिलियन का अपना मिल्क क्या प्रोड्यूस कर सके। तो हम लिखेंगे क्या, पहला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया गया है ना, नंबर ऑफ पैकेट्स, कितना पैकेट्स है यहाँ पर मिल्क पैकेट्स, 8.5 बिलियन। बिलियन का मतलब आप क्या समझते हो, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9 को हम यहाँ पर बिलियन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कितना दिया गया है, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9 बिलियन, मतलब इतना पैकेट्स वो बन रहा है एक ईयर में। ओके, और उसके पास कितने से कितने तक डिजिट है, 0 से 9 तक डिजिट है। अच्छा, इसका मतलब क्या है ना, हमारे पास लोएस्ट डिजिट यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे ना, मान कर चलेंगे क्या, लेट n be the smallest नंबर। हम यहाँ पर n को स्मॉलेस्ट नंबर मानकर चलेंगे। अगर हम n को स्मॉलेस्ट नंबर मानकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, अगर हमारा 10 टू द पावर n लिखेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, ये जो 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ये उस डायरी का मैक्सिमम है, मतलब वो एक ईयर में मैक्सिमम इतना बना सकता है, लेकिन इसका मिनिमम नहीं दिया गया है। तो हम इसलिए 10 टू द पावर n को हम इसका क्या मान लिए, मिनिमम मान लिए। तो इतना कम से कम और 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर n क्या बना सकता है। ओके, अच्छा, अगर वो इतना बना सकता है, तो मुझे पहले बात तो बताओ, अगर मैं इस n की जगह अगर 9 को पुट करूँगा तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर n की जगह हम अगर 10 टू द पावर 9 को पुट करेंगे, तो
क्या वो इसको सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं, ये वाला यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर सकता। नेवर सेटिस्फाई, कभी नहीं सेटिस्फाई कर सकता, क्योंकि ना उसका मैक्सिमम रेंज कितना है, इस ये वाला उसका क्या है, मैक्सिमम रेंज है। समझ रहे हो ना, ये वाला उसका क्या है, मैक्सिमम रेंज है। तो हम अगर यहाँ पर 10⁹ लिखते हैं तो यहाँ पर ये सफिशेंट नहीं है इसके लिए। अगर हम 10⁻10 लेंगे, ये n की जगह हम अगर यहाँ पर n की जगह 9 ले, यहाँ पर n की जगह हम जब 10 लेंगे तो ये वाला कितना आएगा आपका, मैक्सिमम हो रहा है, मतलब इससे ये वाला ज़्यादा हो रहा है। तो हाउ मैनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ? सो कम से कम वो डिजिट कितना रखना चाहिए, 10। मतलब वो जो कोड होना चाहिए वह 10 डिजिट का होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे ना, पहली बात 10⁹ इज लेस देन 8.5। यस, ये क्या है, 10⁹ जो है ये इससे क्या है, कम है। यस और नो, ठीक है। अगर हम 10⁻10 लिखते हैं इज ग्रेटर देन 8.5 इंटू 10⁹9। हाँ, 10⁻10 और 10⁹9 में हम जब कंपेयर करते हैं तो इसके हिसाब से क्या है, ग्रेटर ही है। ये सर नो। अच्छा, अगर ये वाला इससे ग्रेटर है, मतलब ये 10⁻10 इज ग्रेटर देन इसमें है, सो डायरी नीड्स एटलीस्ट 10 डिजिट्स, उसे एटलीस्ट 10 डिजिट्स चाहिए to create a unique ID for each of the 8.5 billion पैकेट्स। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला ना, तो यहाँ पर लगभग उसे चाहिए 10⁻10। अगर उसके पास इतने होंगे यूनिक डिजिट्स होंगे तो वह आराम से क्या कर सकता है, अपना 10 डिजिट वाला यूनिक आईडी बना सकता है फॉर ईच ऑफ द 8.5 बिलियन पैकेट्स के लिए। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। 64 इज ए स्क्वायर नंबर, किसका है, 8 का स्क्वायर 64 है, एंड क्यूब नंबर 4 क्यूब, 4 का क्यूब भी आपका कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब? क्या इसके अलावा, मतलब 64 हम जैसा नंबर लिए, ये क्या बोथ स्क्वायर नंबर है और बोथ क्यूब नंबर है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर नंबर भी है और ये वाला क्यूब नंबर भी है। आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब? क्या 64 का अलावा कुछ अलग नंबर हो सकते हैं जो बोथ क्यूब और स्क्वायर हो सकते हैं? इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल? मतलब 64 के अलावा हमें और भी नंबर चाहिए जो बोथ स्क्वायर हो सकता है और क्यूब नंबर भी हो सकता है, और उससे कैसे हम पहचानेंगे कि एक ये जो नंबर है वो वाला बोथ स्क्वायर नंबर हो सकता है और क्यूब नंबर भी हो सकता है? क्वेश्चन समझ के सॉल्यूशन में आते हैं। पहली बात तो ये, अगर हम 1 लिख रहे हैं, अच्छा 1 बोथ स्क्वायर नंबर है एज वेल एज क्यूब नंबर है। आप बोलेंगे कैसे? अच्छा, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। जब हम 1 को क्यूब करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। और हम जब 1 लिखते हैं कितना रिजल्ट आता है, 1 ही आता है। तो इसी प्रकार से 1 आपका क्या हुआ, बोथ स्क्वायर नंबर हुआ और क्यूब नंबर हुआ। यस और नो, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से हम अगर लिखते हैं 3⁻6 लेते हैं, मतलब आपका लगभग आता है कितना, 729। तो 729 भी एक स्क्वायर नंबर है और एक क्यूब नंबर भी है। अच्छा, स्क्वायर नंबर कैसा हो सकता है, 729 किसका स्क्वायर है, अगर हम 27 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, अपना 729 आता है। क्यूब कैसा हुआ, अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 729 आता है। इसी तरह से आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पर क्या हुआ ना, एक मिनट,
ये वाला बोथ स्क्वायर नंबर हुआ और क्यूब नंबर हुआ। सिमिलरली उसी प्रकार से हम अगर 4⁶ करते हैं तो आपका रिजल्ट लगभग आता है 4096 आता है। अगर हम इसका स्क्वायर नंबर करते हैं, स्क्वायर नंबर इसका क्या होगा ना, आपका स्क्वायर नंबर कैसा हो सकता है, 64 का स्क्वायर आपका है 4096। ये क्यूब नंबर भी है, क्या है आपका अगर 16 का क्यूब लेते हैं तो 4096 है। आप बोलेंगे कि यहाँ ये वाला जो दिया गया है तो हम जानेंगे कैसे कि ये 4729 4096 1 ये सब आपका बोथ स्क्वायर नंबर और क्यूब कैसा है, कैसे है, हम जानेंगे कैसे ये नंबर। आप कैसे जान रहे हो कि ये वाला बोथ स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर है। इसके लिए एक जनरलाइज्ड टर्म है। क्या वो जनरलाइज्ड टर्म है? यह है कि अगर कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं ए एंड बी, लेते हैं दो नंबर, हम लेते हैं ए एंड बी। ए का हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे और बी का हम क्यूब बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी नंबर का एक्सपोनेंट, उसका जो एक्सपोनेंट है दैट आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 3, if the exponent is multiple of both 2 and 3, मतलब वो 2 का भी मल्टीपल हो सकता है और 3 का भी मल्टीपल हो सकता है, उसी को हम कहेंगे इट्स कॉल्ड स्क्वायर नंबर एज वेल एज क्यूब नंबर। आप बोलेंगे कि क्या हम सभी नंबर को ऐसे चूज करके ये वाला स्क्वायर है या नहीं, ये वाला क्यूब है या नहीं, ऐसे करके हम मेजर करेंगे? नहीं, इसके लिए भी एक क्या है, ट्रिक है। क्या? हमेशा याद रखना, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 का कितना है, 6 है, क्योंकि 2 into 3 हम करने से क्या मिलता है, हमें 6 मिलता है। तो यहाँ पर आप दिखेंगे क्या ना, इफ अगर एनी नंबर जो कोई भी नंबर is a perfect square and a perfect cube, अगर जो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, हम कब कहेंगे? एनी नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ए परफेक्ट क्यूब इफ it is in the form of k to the power 6। यहाँ पर k is any integer value, k यहाँ पर any integer value, अगर वो इस फॉर्म में है, k to the power 6 फॉर्म में है, तो याद रखना कि वो वाला नंबर आपका बोथ स्क्वायर नंबर होगा और क्यूब नंबर होगा। यहाँ पर मैंने जब किया 1 to the power 6, यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर पावर क्या है, 6 है। 3 to the power 6 पावर क्या है, 6 है। 4 to the power 6 पावर क्या है, 6 है। इसलिए ये जो नंबर, जितने भी नंबर थे वो स्क्वायर नंबर हुआ और क्यूब नंबर हुआ। सो हमें पता चल गया, अगर कोई भी नंबर का पावर आपका 6 आ रहा है तो हमेशा याद रखना कि वो वाला हमारा आइदर स्क्वायर नंबर होगा, बोथ स्क्वायर नंबर होगा और क्यूब नंबर होगा। इसी तरह से हम किसी भी नंबर को बोथ स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर कब कहेंगे, जब भी किसी नंबर का पावर में 6 होगा तो हम उसको बोथ स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर कहेंगे।
तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। 35 में क्या दिया गया है ना, ए डिजिटल लॉकर हैज अल्फा न्यूमेरिक। मतलब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब आप क्या समझते हैं, उसके पास बोथ डिजिट होगा और लेटर होगा। पास कोड, उसका पास कोड है, एक अल्फा न्यूमेरिक पास कोड है उसके पास, ठीक है। ऑफ लेंथ 5, उसका लेंथ कितना है आपके पास, 5 है। सम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे G89P0, ये वाला क्या है, एक पास कोड है। 380 ये वाला भी क्या है, एक पास कोड है। BRJKW ये भी एक पास कोड है, और 003AZ ये भी एक पास कोड है। हाउ मेनी सच कोड आर पॉसिबल, हम इस तरह कितना कोड बना सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, पहले तो हम जानते हैं जो हम बोल रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक, इसका मतलब है ये क्या है ना, अल्फाबेट है और नंबर्स है, इस दोनों को मिलाकर हम ये वाला अल्फा न्यूमेरिक नंबर बने। अच्छा बताओ, हमारे पास अल्फाबेट कहाँ से कहाँ तक है, अल्फाबेट हमारा A से Z तक है और नंबर्स 0 से 9 तक है, ठीक है। A से Z तक हमारे पास कितना अल्फाबेट है, 26 लेटर्स है, यस और नो, यस। और 0 से 9 तक हमारे पास कितना नंबर्स है, 10 नंबर्स है, यस और नो, यस। तो हम क्या लिखेंगे ना, नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 26, नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल टू कितना, 10। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक में हमारा कितना नंबर टोटल में हुए, मतलब यहाँ पर हम लेटर को लेटर प्लस नंबर दोनों का हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आया, 26 + 10 इक्वल टू आया आपके पास 36 आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पासकोड ऑफ लेंथ 5, पासकोड का लेंथ कितना है, 5 है। पासकोड हैज ए लेंथ ऑफ 5, उसके पास वो जो लेंथ है वो 5 डिजिट का क्या है, आपका पास कोड है, 3 4 5, ये 5 डिजिट का आपका क्या है, पास कोड है। अगर 5 डिजिट का पास कोड है और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 36 है, मतलब 36 जो है ये हमारे लेटर और नंबर को मिलाकर 36 है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ये 36 में, ये बॉक्स में मैं 36 में से कोई भी नंबर ले सकता हूँ या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट लग सकता हूँ, यस और नो, यस। हम ये 36 से कोई भी लेटर या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। इसका मतलब आपका पहले बॉक्स में कितना आ गया, 36 एलिमेंट आ गए। दूसरा बॉक्स में भी हम उस 36 में से किसी भी नंबर को ले सकते हैं, सिमिलरली वही 36 रहता है। तीसरे में भी वही 36 एलिमेंट में किसी भी नंबर को या फिर किसी भी लेटर को हम ले सकते हैं। चौथे में भी हम वही 36 ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर और फिफ्थ में भी हम वही 36 को ले सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो पहले वाले में हम 36 के कोई भी लेटर और कोई भी नंबर ले सकते हैं, और सेकंड में भी हम कोई भी लेटर और कोई भी नंबर ले सकते हैं, तीसरे में भी सेम, चौथे में भी सेम, और फिफ्थ में भी वही सेम ले सकते हैं। तो इसके कारण टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोड्स, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोड्स कितने हो जाएंगे, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, 3 4 5। सो हम लिख सकते हैं 36⁵ भी लिख सकते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, 60466176, इतना पास कोड हमारा हो सकता है। ओके, तो इसी तरह
हम अपना टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स कितना पा सकते हैं 60466176। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। 36. The worldwide population of sheep in 2024 is about 10 to the power 9। मतलब 2024 में हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शिप कितने थे 10 टू द पावर 9 थे। एंड दैट ऑफ गोड्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम। गोड्स भी अपना वही सेम ही थे। सेम का मतलब कितना 10 टू द पावर 9 थे। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द शिप एंड गोड्स। तो टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना था बोथ शिप्स एंड गोड्स का। सोल्यूशन, हाँ, यहाँ पर जो दिया गया है 1 से लेकर 6 तक, इसमें से हमें चूज करना होगा कौन सा यहाँ पर हमारे लिए ठीक है, मतलब आंसर यहाँ पर मेल खा रहा है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शिप्स कितना थे 10 टू द पावर 9 थे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ गोड कितने थे 10 टू द पावर 9 थे, क्योंकि यहाँ पर सेम बताया गया है ना, तो 10 टू द पावर 9 थे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ sheep एंड गोड्स कितना होगा आपका, इसको मतलब आर करेंगे, मतलब 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 9, ये एक फॉर्म में हो गया। अच्छा, दूसरे फॉर्म में इसको हम दूसरे फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, ये एक वन फॉर्म है। अच्छा, दूसरे फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं, यस और नो, क्योंकि ना 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 9 जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9 भी बस सेम रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि ना ये वाला 10 टू द पावर 9 यहाँ पर डबल हुआ ना, इसलिए 2 इंटू 10 टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं, मतलब सेकंड फॉर्म हुआ आपका ये वाला। तो ये दो फॉर्म में हम इसका टोटल पॉपुलेशन को लिख सकते हैं, मतलब आपका आंसर 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 9 हो सकता है और 2 इंटू 10 टू द पावर 9 भी हो सकता है। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। 37 में पहला क्वेश्चन है, इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग। अगर एक पर्सन के पास कितने पीसेस ऑफ क्लोथिंग है 30 पीसेस का, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। सो टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग कितने होंगे एंटायर वर्ल्ड में। अच्छा, इसके लिए पहली बात नंबर ऑफ क्लोथ्स having by each person, मतलब ईच पर्सन मतलब 1 पर्सन के पास कितने क्लॉथिंग है, तो आंसर कितना है आपका 30 पीसेस है, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे टोटल वर्ल्ड में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड कितने पॉपुलेशन है हमारे, सो 8 इंटू 10 टू द पावर 9 है। अगर टोटल पॉपुलेशन इतना है और 1 पर्सन कंज्यूम कर रहा है कितना 30 पीसेस का, तो ये जितना पर्सन से ये कितने पीसेस कंज्यूम करेंगे। सो 1 पर्सन कंज्यूम्स और 1 पर्सन हैव 30 पीसेस ऑफ क्या क्लोथिंग, यस सर नो। So 8 into 10 to the power 9 persons have, तो 8 into 10 to the power 9 पर्सन के पास कितने पीसेस ऑफ क्लोथिंग होंगे, 8 into 10 to the power 9 into 30 होल पीसेस ऑफ क्या क्लोथिंग। तो आपका कितना आंसर आएगा 8 3 जा 240, सो 240 into 10 to the power 9। या तो हम यह लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं और क्या 2.4 इंटू 10 टू द पावर 11। यहाँ पर कैसा आपका 2.4 हुआ, यहाँ पर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वाला रिजल्ट कैसा आया, तो 240 इंटू 10 टू द पावर 9 हम जब लिख रहे हैं तो 240 के बाद हम एक जीरो लगाएंगे इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये अपना पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट लिया, मतलब 2.4 हुआ।
इंटू 10⁻, कितना होगा? अच्छा ठीक है, 2 के बाद कितने डिजिट है हमारे पास? 2.40, मतलब यहाँ पर आपका टोटल कितना डिजिट है आपका यहाँ पर? तो 2 डिजिट है, मतलब 10⁻² हो जाएगा, इंटू 10⁻9। उसके बाद 2.40 इंटू 10⁻2 + 9 कितना होगा? 11 हो जाएगा। उसके बाद आप हमको पता है पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 2.4 इंटू 10⁻11 हो सकता है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया गया है, देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। एंटर वर्ल्ड में हमारे पास कितने बी कॉलोनीज है? 100 मिलियन है। उसके पास दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज 50,000 बीज। अगर एक कॉलोनी में आपका कितने बीज रहते हैं? 50,000 बीज रहते हैं, तो 100 मिलियन बी कॉलोनीज में कितने आपके हनी बीज होंगे? ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी, मतलब हमें ये जानना है कि 100 मिलियन बीज के लिए कितना कॉलोनी बनाया जा सकता है। ओके ठीक है। तो यहाँ पर पहले बात तो ये कि नंबर ऑफ बीज इन वन कॉलोनी, एक कॉलोनी में कितने बीज है हमारे? 50,000 बीज है। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद नंबर ऑफ कॉलोनीज इन वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड में कितने कॉलोनीज है अपना बीस का? कितना है आपका? 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब, मिलियन का मतलब कितना? 10⁻, कितना? 6। तो 10⁻2 इंटू 10⁻6 हम जब करेंगे तो 10⁸ आएगा। उसके बाद हमें निकालना है क्या? हाँ, यहाँ पर 50,000 है, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ, कितना टोटल नंबर ऑफ हमारा हनी बीज है? टोटल नंबर ऑफ हनी बीज इन वर्ल्ड। टोटल नंबर ऑफ हनी बीज हमारे कितने हैं? पहली बात तो ये, एक कॉलोनी में हमारा 5 इंटू 10⁻4 कितने थे? 20 थे। अच्छा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज कितने हैं? 10⁸ कॉलोनीज है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ हनी बीज कितने होंगे? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो है एक कॉलोनी में कितना है? 5 इंटू 10⁻4। अच्छा, हमारे पास टोटल कॉलोनी कितने हैं? 10⁸, तो आपके कितना आ गए? तो आपके फाइनली 5 इंटू 10⁻12। यहाँ पर फॉर्मूला आएगा a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n, मतलब 4 + 8 को कर लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर इतना हुआ। ओके, इस तरह आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। तो ह्यूमन बॉडी में कितने बैक्टीरियल सेल्स है? 38 ट्रिलियन है। कितना बैक्टीरियल सेल्स है? फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड। तो हमारे जितने भी पॉपुलेशन वर्ल्ड में है, तो उनके शरीर में कितने बैक्टीरियल सेल्स होंगे? सॉल्यूशंस, पहले हमें जानना होगा टोटल वर्ल्ड में कितने ह्यूमन्स हैं, हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना है। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है अपना, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कितना है हमारा? 8 इंटू 10⁻9 है। ओके, अच्छा, एक पर्सन, 1 पर्सन, पॉपुलेशन ऑफ पर्सन्स। ओके, 1 पर्सन हैज कितना बैक्टीरियल सेल्स है? 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स है। 38 ट्रिलियन का मतलब क्या समझते हैं? 38 ट्रिलियन इक्वल टू 10⁻12 जो होता है, और इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10⁻13 हम लिख सकते हैं। अच्छा, 1 पर्सन हैज़ दिस मच अमाउंट ऑफ, मतलब हम फिर से लिख रहे हैं 1 पर्सन हैज़ कितना? 3.8 इंटू 10⁻13 बैक्टीरियल सेल्स। ओके, तो हमारे टोटल पॉपुलेशन कितने हैं? 8 इंटू 10⁻9 पॉपुलेशन है, 10⁻9 पर्सन्स। तो इनका इतने पर्सन्स के पास कितने बैक्टीरियल सेल्स होंगे? 3.8 इंटू 10⁻13
मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 10⁹ क्या बैक्टीरियल सेल्स होंगे। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं लगभग हमारा आंसर आता है 330.4 इंटू 10⁻22 बैक्टीरियल सेल्स आता है। तो टोटल हमारे पास इतने बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। ओके, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन ए लाइफ टाइम सेकेंड। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का मतलब साफ साफ तो नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ जानना होगा क्या। टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन ए लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। लाइफ टाइम पहला जानना होगा, एक पर्सन का लाइफ टाइम कितना हो सकता है। एवरेजली हम ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूमिंग एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन का एवरेज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का एवरेज लाइफ स्पान कितना हो सकता है 70 ईयर्स। ये है एवरेज है, नॉट मैक्स नॉट मिन, ये क्या है एक एवरेज है। ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है ना, एक व्यक्ति अगर यहाँ पर और एक चीज एज्यूमिंग करेंगे, एज्यूमिंग एन एवरेज टाइम स्पेंट इन ईटिंग। अगर वो खाने के लिए एवरेज टाइम लेता है 1 आवर, अगर उसे लगता है कितना 1 आवर लगता है खाने के लिए, एवरेज मतलब नाइदर मैक्स नॉट मिन, हम यहाँ पर क्या रहे हैं एवरेज ले रहे हैं कितना 1 आवर का। तो 1 आवर का आपका अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। यस और नो, यस। अच्छा, तो ये जो 3600 सेकेंड है और 1 आवर्स का है, ये एक दिन का है। मतलब ये वन डे में उसे कितना चाहिए 3600 सेकेंड चाहिए। ठीक है, तो एक साल के लिए 1 ईयर के लिए, 1 ईयर का मतलब कितना डेज 365 डेज के लिए, तो कितना सेकेंड होगा 365 इंटू 3600 होगा, क्या सेकेंड होगा। तो हम निकाल सकते हैं 1314,000 होगा, क्या सेकेंड होगा आपका। क्या वो 1 ईयर में उसे इतना टाइम चाहिए खाने के लिए, मतलब वो इतना टाइम वो स्पेंड करता है खाने के लिए। ये सिर्फ एक 1 ईयर की बात है। लेकिन हम जब लेते हैं 70 ईयर्स का, तो उसे 1 ईयर के लिए, वो 1 ईयर a person spent कितना 1314,000 सेकेंड फॉर ईटिंग। खाने के लिए उसे इतना सेकेंड लिया। सो अगर वो व्यक्ति 70 ईयर्स के लिए जीता है, इन 70 ईयर्स वही पर्सन कितना टाइम स्पेंड करेगा। अ पर्सन स्पेंट कितना 1314,000 इंटू 70 सेकेंड्स। 1 ईयर के लिए उसे चाहिए कितना 1314,000 सेकेंड चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिंदा रहा 70 ईयर्स तक, ये हमारा एवरेज है, कब तक जिंदा रहेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम एवरेज ले रहे हैं 70 ईयर्स के लिए, तो उसे चाहिए इतना सेकंड चाहिए फॉर ईटिंग। सो आपका रिजल्ट मतलब जो आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 9.198123 सेकेंड्स। तो आपका लगभग आ रहा है 9.198 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स आ रहे हैं आपके। इतना सेकेंड्स उसे लगेगा 70 ईयर्स तक, इतना सेकेंड्स वो अपना दिन में वो और 70 ईयर्स में अपना खाने में देता है। ओके, ये उसका टोटल टाइम स्पेंड रहा। ओके, ठीक है। उसके बाद इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है, व्हाट वाज द डेट 1 अरब बाय 1 बिलियन सेकेंड्स अगो। आज हम जब वीडियो बना रहे हैं तो आज का डेट है आपके लिए सॉल्यूशन में टुडेज डेट। आज का डेट हम डाल रहे हैं, आज है 11th मई 2026। ठीक है। अच्छा, अगर ये अपना आज का डेट है तो आज का डेट है अपना टुडेज डेट है 11th मई 2026 से। अच्छा, तो आज से 1 अरब और 1 बिलियन सेकंड्स पहले कितना डेट था? अच्छा, 1 अरब और 1 बिलियन सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 अरब हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम 1 अरब कहते हैं, और हम अगर इंटरनेशनल सिस्टम जाएंगे तो उसे 1 बिलियन कहते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 1 अरब को हम लिख सकते हैं 1 में कितना जीरो होगा? तो पहली बात तो ये 1 में आपका 1 2 3 9 जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब। ओके, तो आपके 1 अरब यहीं पर हो गए। हमें ये 1 अरब क्या है हमारे लिए? ये सेकंड्स है। ये 1 अरब सेकंड्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? 1 अरब सेकंड्स को हमें पहले मिनट में कन्वर्ट करना होगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसे 60 से हम डिवाइड करेंगे। अगर 1 अरब को 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो आपका आता है लगभग 1 ओके 6 7 आते हैं मिनट्स। या आपके हो गए मिनट्स हो गए। ओके, हम अभी इस मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे। आवर में कन्वर्ट करने के लिए सिमिलरली वही 60 से डिवाइड करना होगा। सो 1 7 डिवाइडेड बाय 60। ओके, उसके बाद आवर्स आपका लगभग आएगा 2 1 8। इतना अपना आवर्स आ गया। ओके, अभी हम आवर्स को अब हम क्या करेंगे ना, डेज में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है डेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 3 4 5 6 6 8 डिवाइडेड बाय 24 करना होगा, क्योंकि ना 1 डे आपका होता है 24 आवर्स का, और 24 आवर्स होता है 1 डे। उसके समान से इतना आवर्स डिवाइडेड बाय इतना हो जाएंगे। तो आपका आंसर आता है कितना? 1157407 डेज आपका आता है। अभी ये डेज को हम कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। अच्छा, पहले बात तो ये, अगर हम यहाँ पर ईयर्स ले रहे हैं, ईयर्स को हमें पता है 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, लेकिन उस डेज में हमारे पास कुछ लीप ईयर भी बच जाते हैं। तो लीप ईयर के लिए हम अप्रोक्सीमेटली हिसाब करते हैं, लीप ईयर के लिए कितना 365.25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1157407 डिवाइडेड बाय कितना 365.25 क्या डेज में। तो आपका ईयर आएगा 31.68 क्या ईयर्स आ जाएंगे। तो आज का डेट है 11th में 2026, और यहाँ पर जो दिया गया है 31.68 ईयर्स, इसका मतलब क्या है ना 31 ईयर्स और 68 को नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना 31.7 लिख रहे, 68 का अप्रोक्सीमेटली हम 7 लेते हैं ईयर्स,
तो यहाँ पर क्या होगा ना 31 years and 7 months। ओके, ठीक है। उसके बाद यही होने के बाद हम क्या करेंगे ना 31 ईयर से, तो आज का डेट है अपना कितना 11 मई 2026। 2026 में से हम 31 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ईयर आ रहा है आपका 2026 माइनस 31 5 12 19, तो आपका 12 3 कितना 9 1995। सो ये कौन सा ईयर का है 1995 ईयर का है। ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है मई का महीना चल रहा है। तो मई के 7 months बैक, मतलब आपका क्या होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, ये जानो। ठीक है, ये जो मई महीना अपना है, मई महीने से 7 months क्या है बैक है। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना 7 months बैक है, मतलब मई आपका यहाँ पर हुआ, उसके बाद 7 months 1 2 3 4 5 6 7, लगभग आपका आ रहा है कितना अक्टूबर का महीना है आपका। तो ये आपका कौन सा मंथ हो गया, मंथ आपका अक्टूबर हो गया। ये आपका ईयर है, ये आपका मंथ है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे ना इतना भी जितना भी रिजल्ट आया और डेट कौन सा होगा, आज का डेट को हम लेते हैं तो 11, ये क्या अपना डेट है। तो हमें पता चल गया आज से 1 अरब साल पहले कौन सा ईयर था अपना, था डेट क्या था 11 अक्टूबर 1995। इस ईयर को हमारा इज द रिजल्ट। ओके, आपके हिसाब से ये ईयर चेंज हो सकता है या फिर आपके हिसाब से आप जब करेंगे तो ये वाला ईयर आप जब भी करेंगे उसी हिसाब से आप इसका डेट लिखकर आप कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही साथ आपका चैप्टर 2 पावर प्ले का भी चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।